नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई की पोथी में। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए, आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी कुछ खास होने वाला है, क्योंकि आज हम चर्चा करने वाले हैं दैनिक समसामयिक घटनाक्रम पर, जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं, चाहे आप यूपी पैट की तैयारी कर रहे हो, पुलिस की तैयारी कर रहे हो या आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए, बिना समय व्यर्थ के सीधे अपने कंटेंट पर चलते हैं। कम समय में बेहतर कंटेंट के लिए पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मेरा आपसे पूरा वादा है कि आज आप वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और फिर आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ के एनालिसिस कीजिएगा कि आपने काफ़ी कुछ यहाँ से सीखा है और आपको टू द पॉइंट क्वेश्चंस मिले भी हैं। बस आप एक काम करेंगे कि वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहेंगे। तो पहला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला जो पहला राज्य बना है वह है उत्तराखंड। नेक्स्ट देखेंगे, देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो देश का एक ऐसा हवाई अड्डा निर्मित हो रहा है जहाँ पर कार्बन जो उत्सर्जन है वो बिल्कुल भी नहीं होगा, यानी कि शून्य कार्बन उत्सर्जन कह सकते हैं। कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो लेह। और लेह कहाँ पड़ता है? लद्दाख में, हम सभी जानते हैं। एक क्वेश्चन और रिकॉल करेंगे कि नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला जो उत्तराखंड राज्य है, यहीं पर आपके लाइकेन पार्क भी स्थापित किया गया और यहाँ पर लाइकेन की कम से कम 150 से प्लस प्रजातियाँ पाई गई हैं। अगला देखेंगे, संसद भवन के छत पर बने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का वजन व ऊंचाई कितनी है? तो सबसे पहले तो जान लें कि हमारी जो नई संसद भवन का निर्माण हो रहा है, इससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो चर्चा में रहा है वह रहा है वहाँ पर लगा हुआ राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह। तो इस प्रतीक चिन्ह का जो वजन है वो 9500 यानी कि 9500 किलोग्राम और इसकी जो ऊंचाई है वह लगभग 6.5 मीटर यानी कि 6.5 मीटर की ऊंचाई में बना हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना जिसका नाम क्या है? तो रामगुंडम फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रोजेक्ट। तो भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना रामगुंडम फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रोजेक्ट कहाँ से शुरू की गई है? तेलंगाना से। और ये किस बोल सकते हैं विभाग के द्वारा चलाई जा रही है? तो एनटीपीसी के द्वारा ये सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना चलाई जा सकती है। आप बात सिर्फ इतनी याद रखेंगे कि सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना कहाँ बनाई जा रही है? तेलंगाना में। किसके द्वारा? एनटीपीसी के द्वारा। बस अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आईएमएफ की प्रथम महिला अर्थशास्त्री कौन बनी है? तो आईएमएफ की प्रथम जो महिला अर्थशास्त्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ है वह भारत की महिला हैं जिनका नाम है गीता गोपीनाथन। और मैं बस इतना ही कहूँगी कि आने वाले एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि जो गीता गोपीनाथन है इनका संबंध उत्तर प्रदेश से है। कहाँ से है? उत्तर प्रदेश से। अब अगर आपसे उत्तर प्रदेश में भी आप डीपली जाना चाहते हैं तो आप याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट से यह बिलोंग करती हैं। तो आईएमएफ की प्रथम महिला अर्थशास्त्री कौन बन गई हैं? गीता गोपीनाथन। और यह कहाँ से रिलेट करती हैं? तो उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पर्यावरण वन जलवायु मंत्रालय द्वारा हरियाली महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। तो ये कहाँ पर किया गया है? तालकोट स्टेडियम, नई दिल्ली। आप सिर्फ इतना याद रखेंगे कि जो हरियाली महोत्सव का आयोजन किया गया है वह कहाँ किया गया है? तालकोट स्टेडियम, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न देखेंगे, 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो पूरे भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जिसमें कुल 13 एक्सप्रेसवे हैं और यह सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य बन चुका है। और उत्तर प्रदेश अब आपका बहुत ही ज़्यादा चर्चा में भी रहता है। क्यों? क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात है, यह सबसे बड़ा स्टेट है। इसके साथ साथ अब यहाँ पर काफ़ी चीज़ें नई हो रही हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाने वाली हैं। जैसे यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे बने हैं, इसके साथ साथ यहाँ की ही जो एक महिला है जिन्हें अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया, कहाँ? आईएमएफ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में। तो ये सारी चीज़ें उत्तर प्रदेश के लिए काफ़ी गौरव की बात हो जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, औरंगाबाद का परिवर्तित नाम है?
तो हाल ही में औरंगाबाद का जो नाम है वह परिवर्तित करके कर दिया गया है संभाजी नगर। औरंगाबाद का परिवर्तित नाम क्या है? संभाजी नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैंक योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो एक ऐसा राज्य जो सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैंक योजना शुरू कर रहा है, जिसके तहत आपके जो बच्चे होंगे वो अपने घर से, अपने आसपास से प्लास्टिक कचरे को इकट्ठा करेंगे और स्कूल में ला करके जमा करेंगे, जिसके बदले उन्हें कुछ प्राइजेस दिए जाएंगे, कुछ इनकम दिया जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसा दिया जाएगा जिससे वह प्रोत्साहित हो सके। इसके साथ साथ वह प्लास्टिक के रीयूज़ को भी समझेंगे और प्रदूषण को भी कम करने में उनका स्वयं का योगदान होगा। तो यह सिंगल यूज प्लास्टिक बाय योजना कहाँ शुरू की गई है? हिमाचल प्रदेश में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोजगार देने हेतु फैमिली कार्ड योजना कहाँ शुरू की गई है? तो उत्तर प्रदेश सरकार जो है वह काफ़ी योजनाएं चलाती है, लेकिन आप सभी योजनाओं पर भरोसा मत कीजिएगा, आप सिर्फ पढ़ लीजिएगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक योजना चलाई है जिसके तहत वन फैमिली कार्ड योजना चलाई जा रही है, जिसमें परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को निश्चित रूप से रोजगार प्रदान किया जाएगा। लेकिन अब ये मत कहिएगा कि मुझे नहीं मिला या कब मिलेगा, क्योंकि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। हकीकत में मत सोचिएगा, सिर्फ आपको पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोजगार सुनिश्चित करने के लिए जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसने कौन सी योजना चलाई है? फैमिली कार्ड योजना। सिर्फ इसलिए चलाई है ताकि हम पढ़ें और याद रखें, होना कुछ नहीं है। अगला देखते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? तो आपके जो सूचकांक जारी किए जाते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसके तहत यह निर्धारित होता है कि ऐसा कौन सा राज्य है जहां से बिजनेस आयात निर्यात बहुत ही अच्छे तरीके से किया जा सकता है, काफ़ी संपन्न है वो इस क्षेत्र में। तो कह सकते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो शीर्ष पर रहा है वह है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2023 का G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। तो वर्ष 2023 में जो G20 शिखर सम्मेलन है यह कहाँ आयोजित किया जाएगा? जम्मू कश्मीर में। क्योंकि देखिए जो चीज़ें आयोजित हो चुकी हैं वह तो इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन उससे भी कई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं आगे आयोजित होने वाली चीज़ें। तो अगला प्रश्न देखेंगे, आपदा मित्र आपदा सखी कार्यक्रम किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो हम कह सकते हैं कि आपदा मित्र और आपदा सखी एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा, जिसके तहत हम बाढ़ है या कह सकते हैं बाढ़ के साथ साथ भूकंप है, आंधी है, इन सब चीज़ों से बचने के लिए, इन सब चीज़ों से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए स्वयं से जो कार्य करेंगे, इसके लिए एक प्रोग्राम चलाया जाएगा जिससे लोगों को शिक्षित किया जाएगा, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी कि कैसे हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकें। तो इसके लिए आपदा मित्र और आपदा सखी योजना चलाई जा रही है, किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। अगला देखेंगे, मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना जो कि गर्भवती महिलाओं को 1000 दिन का पोषण युक्त आहार देती है, कहाँ शुरू की गई है? तो गुजरात सरकार के द्वारा। एक बार फिर से डिटेलिंग में समझ लेते हैं कि मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना किससे रिलेटेड है। तो याद रखेंगे कि जैसे ही किसी स्त्री का गर्भाधान होता है तो गर्भावस्था से लेकर के शिशु हो जाने के बाद तक कह सकते हैं कि संपूर्ण 1000 दिन की जो जिम्मेदारी है वह गुजरात सरकार के द्वारा ली गई है कि 1000 दिन तक वह स्त्री को, महिला को पोषण युक्त आहार प्रदान करेंगे। तो ऐसी योजना कौन चला रहा है? गुजरात सरकार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जो कह सकते हैं जेवर एयरपोर्ट कहाँ पर है? नोएडा में है। यह आपके उत्तर प्रदेश से रिलेट करता है तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जेवर एयरपोर्ट नोएडा में है हेतु किसके साथ अनुबंध किया गया है? तो ऐसी कौन सी कंपनी है जिसके साथ जेवर हवाई अड्डे के अनुबंध की शर्त पर जो है कार्य किया जा रहा है? तो टाटा कंपनी। टाटा आपकी जेवर एयरपोर्ट को बनाने में कह सकते हैं सहयोग कर रही है या अनुबंध पत्र पर साइन किए गए हैं, तो किसके द्वारा? टाटा कंपनी के द्वारा। अगला देखेंगे, अगला प्रश्न है, बालिका पंचायत को प्रारंभ करने वाला पहला राज्य कौन बना है? देखिए पिछली बार प्रश्न आया था कि ई पंचायत को शुरू करने वाला राज्य कौन बना है। एक प्रश्न आया था आपका कि ऐसी कौन सी महिला थी जो है आपकी अंतरिक्ष यात्री, जिनके बारे में प्रश्न बन गया था। तो मैं बस इतना ही कहूँगी कि पिछले पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चंस आपके लिए अरेंज किए गए हैं, तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। ये आपके पीटी एग्ज़ाम के लिए रामबाण सीरीज होने वाली है। तो बालिका पंचायत को प्रारंभ करने वाला जो पहला राज्य बना है वह गुजरात बना है। और अभी अभी हमने देखा कि गुजरात में महिलाओं के लिए
भी योजना चलाई जा रही है उसका नाम क्या है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे और उसके बारे में जितनी भी डिटेलिंग आपको पता होगी उसे भी टाइप करेंगे। अगला है 8,000 मीटर से 8,000 मीटर की अधिक ऊंचाई वाली 5 चोटियों को फतेह करने वाली प्रथम महिला कौन बनी है। तो 8,000 मीटर से भी जो अधिक ऊंची चोटियां हैं, ऐसी कुल 5 चोटियों को फतेह करने वाली एक महिला बन चुकी हैं जिनका नाम है प्रियंका मोहिते। तो बस इतना ही कहूँगी कि पैटर्न टू द पॉइंट सेम उसी हिसाब से रखा गया है जो क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं और इनके पूछने की प्रबल संभावना है। देखिए 5 चोटियों को फतेह करने वाली कौन बन गई है, प्रियंका मोहिते बन गई हैं। ई पंचायत शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है, गुजरात। नेक्स्ट देखेंगे, और ई पंचायत नहीं, बालिका पंचायत शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है, गुजरात। देश के प्रथम अमृत सरोवर को कहाँ स्थापित किया गया है। तो जो केंद्र सरकार के द्वारा एक योजना चलाई गई अमृत सरोवर, इसे कई जगहों पर स्थापित करने का कार्य चल रहा है, जिसमें से जो एक आपके कह सकते हैं स्थापित कर दिया गया है, चल रहा है, तो वह है रामपुर। रामपुर कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार कहूँगी, यूपी से रिलेट करता है क्योंकि यह एक केंद्र सरकार की योजना है और भी जगह पर कार्य चल रहा है, लेकिन जो सबसे पहले स्थापित किया गया है वह उत्तर प्रदेश के रामपुर में स्थापित किया गया है। इससे क्या होगा, लोगों को पर्यटन के लिए बढ़ावा मिलेगा और पर्यावरण भी संरक्षित होगा। अगला देखेंगे, 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन कहाँ किया गया। तो इस वर्ष जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया उसका कौन सा संस्करण था, तो 8वां संस्करण था और ये कहाँ आयोजित किया गया, कर्नाटक के मैसूर में आयोजित किया गया। इतना ज़रूर कहूँगी आप लोगों से कि आप लोग भी अपनी लाइफ में ज़्यादा नहीं तो सुबह के 10 मिनट योगा को ज़रूर दें, अपनी फिटनेस को ज़रूर दें, क्योंकि अगर आप फिट रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे तो आप अच्छा पढ़ पाएंगे, बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिड डे मील के साथ नाश्ता देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है। तो हम सभी जानते हैं 15 अगस्त 1995 से आपके मिड डे मील योजना चलाई जा रही है, जिसमें बहुत पहले क्या दिया जाता था, तो सूखा राशन दिया जाता था, जैसे गेहूं है, चावल है, पका नहीं होता था। फिर धीरे धीरे उसमें परिवर्तन लाया गया और अब स्कूलों में पका हुआ भोजन दिया जाता है, जिसका वर्तमान में नाम भी बदल दिया गया है। आप याद रखेंगे, मैंने यहाँ नहीं लिखा है, मैं ओरली बोल रही हूँ, आप लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, पीएम पोषण योजना। तो मिड डे मील का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, पीएम पोषण योजना। और इस योजना में जो खाना दिया जाता था उसके साथ साथ नाश्ता देने वाला राज्य बन चुका है तमिलनाडु। तमिलनाडु आपका मिड डे मील के साथ साथ नाश्ता देने वाला पहला राज्य बन चुका है। प्रथम औद्योगिक बायोटेक पार्क स्थापित किया गया। तो जो भारत का प्रथम औद्योगिक बायोटेक पार्क स्थापित किया गया वह कठुआ जम्मू कश्मीर में स्थापित किया गया है। डाक विभाग व इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा आरोहण 4.0 बैठक की आयोजन कहाँ की गई, कहाँ पर आयोजित की गई, तो शिमला में। फिर से देख लेंगे, डाक विभाग के द्वारा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की आरोहण 4.0 बैठक का आयोजन कहाँ किया गया, शिमला में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत वाला गांव कौन बन गया है। तो अभी हमने देखा कि बालिका पंचायत प्रारंभ करने वाला पहला राज्य कौन बना है, गुजरात। और कार्बन न्यूट्रल पंचायत, जहां पर कार्बन का उत्सर्जन नहीं होगा, तो ऐसी पंचायत वाला राज्य बन गया है पल्ली पंचायत गांव है जो आपका, और ये कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर में। तो हम जम्मू कश्मीर से 2 क्वेश्चन याद रखेंगे। पहला, औद्योगिक बायोटेक पार्क कहाँ बनाया गया, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के किस डिस्ट्रिक्ट में बोल सकते हैं, तो कठुआ में। वहीं कार्बन न्यूट्रल पंचायत गाँव कौन बना है भारत का, तो पल्ली गाँव, यह भी कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर में। भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना द्वारा अदालत के आदेशों को इलेक्ट्रॉनिक मोड के जरिए प्रदर्शित करने हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है। तो इससे पहले कि मैं इस क्वेश्चन का आंसर बताऊं, आप थोड़ा फीडबैक अपना लेंगे कि इसके पिछले परीक्षा में आपसे एक ऐप ही पूछा गया था जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किया गया था। अब वह ऐप कौन सा था वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यह प्रश्न आपका पिछले पीईटी परीक्षा में पूछा गया था कि आपके उच्चतम न्यायालय द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर याद होगा और आप कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर भी टाइप करेंगे। इसी तरह इस बार आपका हो सकता है कि क्वेश्चन या चर्चा में रहे कि एन.वी. रमन्ना द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मोड के जरिए अपने आदेशों को प्रदर्शित करने हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है, तो उसका नाम है फास्टर। ये किससे संबंधित है, तो कोर्ट में कुछ ऐसे मामले होते हैं जो काफ़ी समय तक लंबित रहते हैं या जिन पर आदेश नहीं सुनाया जाता है या जिन पर आदेश सुना दिया गया है,
क्या आदेश सुनाया गया है, या अगली बैठक कब होनी है। तो ये सारी चीज़ों को कंबाइंड रूप से या एक डिटेलिंग रूप से इलेक्ट्रॉनिक मोड में एक दीवार पर प्रदर्शित किया जाएगा, ताकि चीज़ें आसानी से याद रख सकें और काफ़ी कम समय में काफ़ी ज़्यादा मामलों का निपटारा किया जा सके। तो इसके लिए एन.वी. रमन्ना द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है, फास्टर ऐप। देखिए, पूरी बात बताने का सिर्फ इतना मतलब होता है कि जब आप क्वेश्चन से रिलेटेड कई चीज़ों को पढ़ेंगे तो आप अगर उन चीज़ों को भूल भी जाएंगे संयोगवश, तो आप मेन जो पॉइंट था उसका उसे बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। अगर मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि फास्टर ऐप एन.वी. रमन्ना द्वारा लॉन्च किया गया, बात खत्म हो गई। अब क्यों लॉन्च किया गया, इसका मतलब क्या है, अगर आप इन सारी चीज़ों को सुनेंगे तो प्रत्येक क्वेश्चन में 30 से 40 सेकंड जा सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए वह क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होगा। अगला है, सभी ग्राम पंचायतों में पुस्तकालय वाला पहला जिला कौन बन गया है। तो भारत कृषि प्रधान देश है, काफ़ी पिछड़ा देश भी कह सकते हैं बाकी टेक्निकल चीज़ों में, लेकिन इसने बहुत ही एक अच्छा काम किया है कि सभी ग्राम पंचायतों में भारत का एक ऐसा जिला बन गया है जिसकी सभी ग्राम पंचायतों में पुस्तकालय है। ये बहुत बड़ी सुविधा है। तो सभी ग्राम पंचायतों में पुस्तकालय वाला जो जिला बना है उसका नाम है जामताड़ा, और यह पड़ता कहाँ पर है, तो झारखंड में। इसे ज़रूर याद रखेंगे कि झारखंड का जामताड़ा जिला एक ऐसा जिला बन गया है जिसकी सभी ग्राम पंचायतों में पुस्तकालय उपस्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन हेतु प्रकृति नामक जो एक ऐप बोल सकते हैं शुभंकर, किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो प्लास्टिक कचरे को प्रबंधन हेतु प्रकृति शुभंकर ऐप जो लॉन्च किया गया है, यह केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा लॉन्च किया गया है। एक बार फिर देख लेंगे, प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन के लिए प्रकृति शुभंकर पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला देखेंगे, जल संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु कैच द रैन अभियान की शुरुआत किस राज्य ने की है। तो जो जल संरक्षण है, पहले तो आप मुझे ये बताएंगे कि जल दिवस कब मनाया जाता है। तो जल दिवस आपका मनाया जाता है 22 मार्च को, जिसके तहत जल संरक्षण के कई प्रोग्राम चलाए जाते हैं। इसके साथ आप याद रखेंगे कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला राज्य, उसमें प्रथम राज्य कौन रहा है। तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्राप्त करने वाला राज्य बना है आपका उत्तर प्रदेश। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। और जल संरक्षण को ध्यान में रखते हुए मणिपुर सरकार के द्वारा कैच द रैन अभियान चलाया गया है। तो एक बार फिर से रिकॉल करेंगे, जल दिवस 22 मार्च को। राष्ट्रीय जल पुरस्कार उत्कृष्टता पुरस्कार से किस राज्य को नवाजा गया, तो उत्तर प्रदेश को। मणिपुर सरकार के द्वारा कैच द रैन अभियान किसके लिए चलाया गया, जल संरक्षण के लिए। वुमेन एट द वर्क कार्यक्रम का प्रारंभ किसने किया। तो वीमेन एट द वर्क कार्यक्रम का जो प्रारंभ किया है वह कर्नाटक सरकार के द्वारा किया गया है। कार्बन न्यूट्रल खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है, तो इसे आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखेंगे कि जो कार्बन न्यूट्रल खेती करने वाला पहला राज्य बना है वह केरल बना है। इसके पहले आपसे प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि जैविक रूप से खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन चुका है, तो सिक्किम। अब यह केरल कैसा राज्य बना है, तो कार्बन न्यूट्रल खेती करने वाला। अगर पूछा जाए कि जैविक खेती करने वाला, पूर्ण रूप से जैविक खेती करने वाला भारत का केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो लक्षद्वीप। राज्य कौन सा है, सिक्किम। कार्बन न्यूट्रल खेती करने वाला राज्य कौन सा है, केरल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिशन इंद्रधनुष जो कि टीकाकरण से रिलेटेड है, तो मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण के संबंध में भारत में शीर्ष स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ। तो मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण अभियान के तहत भारत का उड़ीसा राज्य ऐसा है जिसने 100% टीकाकरण रिकॉर्ड बना लिया है, जिसने 100% टीकाकरण करवा लिया है। तो भारत का 100% टीकाकरण करवाने वाला राज्य कौन बना है, उड़ीसा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो एक ऐसा पार्क जिसका संपूर्ण कार्यान्वयन कह सकते हैं, संपूर्ण होल सोल इंचार्जेस कौन रहेंगी, तो महिलाएं रहेंगी। तो भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला जो औद्योगिक पार्क है वह कौन सा है, तेलंगाना। तेलंगाना में जो औद्योगिक पार्क स्थापित किया गया है वह 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क है। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि इसके पहले मैंने जो आपको क्वेश्चन करवाया था वह था भारत का पहला औद्योगिक पार्क कहाँ स्थापित किया गया।
तो वह किया गया था आपका जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर के कहाँ, तो कठुआ में। तो भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क कठुआ जम्मू कश्मीर में स्थापित किया गया था। अगर प्रश्न पूछा जाए कि भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कहाँ स्थापित किया गया है, तब उत्तर हो जाएगा तेलंगाना में। नेक्स्ट देखेंगे, विश्व की सबसे लंबी महात्मा बुद्ध जो कि शयन मुद्रा की मूर्ति स्थापित की गई है। तो विश्व की सबसे लंबी महात्मा बुद्ध की मूर्ति जो कि शयन मुद्रा में है, वो लेटे हुए हैं, स्थापित की गई है बोध गया बिहार में। तो जरूर याद रखेंगे कि बोध गया बिहार में महात्मा बुद्ध की सबसे बड़ी शयन मुद्रा की मूर्ति स्थापित की गई है, क्योंकि यह विश्व की सबसे लंबी है, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षा मंत्रालय द्वारा उच्च शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु रूसा, जिसका फुल फॉर्म अगर जानेंगे तो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान की अवधि कब तक बढ़ाई गई है। आपका राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, जिसे रूसा प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसकी अवधि बढ़ा करके 2026 कर दी गई है। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि यह शुरू कब किया गया था, तो यह सन 2013 में शुरू किया गया था। तो एक बार फिर से आप देख लेंगे कि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा रूसा अभियान की जो अवधि है वह कब तक बढ़ा दी गई है, 2026 तक। मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि आप तिथि के साथ साथ इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। रूसा का फुल फॉर्म क्या होगा, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। तो ये थे आपके करंट अफेयर से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अभी ख़त्म नहीं हुए हैं, इनकी श्रृंखला जारी रखी जाएगी। बस आप एक काम कीजिएगा कि कमेंट्स बॉक्स में एक बार ज़रूर ये टाइप कर दीजिएगा कि आपको प्रश्न कैसे लगे और आपको प्रश्नों का जो स्टैंडर्ड है, लेवल है, वह आपकी परीक्षा की दृष्टि से कैसा लगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मेरा काफ़ी हौसला बढ़ाता है और मुझे नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए इंस्पायर करता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको सभी क्वेश्चंस जरूर अच्छे लगे होंगे, अपनी परीक्षा की दृष्टि से हेल्पफुल लगे होंगे। तो प्लीज़ अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चंस की श्रृंखला लेकर के, और जो इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो तब तक के लिए आप एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपने अभी तक पढ़ाई की पोथी को जरूर सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं, फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आपको कम समय में प्रोवाइड हो सके। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए। धन्यवाद।